We've been waiting for 10 years. First phase went well. कश्मीर में एक बार फिर सरकार बनाने वाली है। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है। इसमें 25,78,000 से ज़्यादा मतदाता अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले दौर की तरह दूसरे दौर की वोटिंग में भी खासा उत्साह दिख रहा है और सुबह 9 बजे तक 10% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। इनमें सीमावर्ती जिले पुंछ में सबसे ज़्यादा 14% से ज़्यादा, जबकि राजधानी श्रीनगर में सबसे कम गति से वोट डाले जा रहे हैं। इन 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू रीजन की हैं, जिसके लिए 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 6 महिलाएं हैं। इस चरण में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना प्रमुख हैं। उमर अब्दुल्ला इस बार गांदरबल और बडगाम 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इन चुनावों पर भारत के अलावा विदेश की भी बारीक नज़र है। केंद्र सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी साबित करने के लिए 20 देशों के विदेशी ऑब्जर्वर्स को बुलाया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला चुनाव को भारत का आंतरिक मामला बताकर विदेशी डेलीगेट्स बुलाने की निंदा कर रहे हैं। आज जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से कई आतंकवाद से बुरी तरह पीड़ित रहे, लेकिन इस चुनाव में पहली बार आतंकवाद की कोई छाया नजर नहीं आ रही। पहले चरण में भी 61% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले थे और इस बार भी अच्छा टर्नआउट होने की उम्मीद है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नई सुबह है। इन 10 सालों में इस राज्य में क्या बदलाव आए और इन चुनाव के समीकरणों समझने के लिए हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट्स साथियों का पैनल मौजूद होगा और उस पर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए। इस बार भी चूंकि आज द्वितीय चरण है, प्रथम चरण में भी हम लोगों ने देखा था कि 61% लोगों ने अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग किया था और इस बार भी सुबह से ही पोलिंग बूथ्स में लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जमहूरियत 10 साल बाद एक बार बहाल होती दिख रही है जम्मू कश्मीर स्टेट में और अलग अलग दलों के अलग अलग दावे, बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कुछ अन्य रीजनल पार्टियों के अपने अपने दावे। लेकिन आज जहां पर जिन 26 सीटों में चुनाव हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ 3 जिले जम्मू के रीजन के हैं। इसके अलावा 3 जिले कश्मीर घाटी के हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। जम्मू में जो बताया जा रहा है उसमें से बीजेपी को बड़ा फ़ायदा होता दिख रहा है। इसके अलावा घाटी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बारे में अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं। पहले चरण में भी ऐसी ही सूचनाएं, इसी तरीके की सूचनाएं मिलती रही हैं। पहले चरण में भी लोगों ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया था और इस बार भी हम लोगों के पास अभी तक जो रिपोर्ट आई है और 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक 10% से ज़्यादा, लगभग 11% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जम्मू कश्मीर का ये चुनाव धारा 370, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ये पहली बार विधानसभा का चुनाव 2014 में असेंबली के इलेक्शन हुए थे और उस असेंबली के इलेक्शन में नंबर 1 पार्टी पीडीपी बनी थी, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी हुई थी। पीडीपी को 28 सीटें मिली थीं, बीजेपी को 25 सीटें मिली थीं और दोनों ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। पीडीपी मुखिया तो हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल, जिनके साथ हम जम्मू कश्मीर के चुनाव पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं और जम्मू कश्मीर के मामलों पर काफ़ी जानकारी रखते हैं अजय जी।
राजेश जी और अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी, सबसे पहले तो आपसे ही सवाल ले लेता हूं। राजेश जी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में लोगों ने लोकतंत्र पर पूरा भरोसा दिखाया, पूरी आस्था दिखाई। आज भी वही देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये बीजेपी के पक्ष में है? नहीं, देखिए बिल्कुल पक्ष में है आलोक जी। और आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो जब से उद्गम हुआ है ना, जनसंघ के जमाने से लेकर के और अब तक कश्मीर पे हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। हम बिल्कुल लाग लपेट की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां पे शहीद हुए थे तो उनका ये नारा था कि जहां हम लोगों का ने नारा दिया था कि जहां पे मुखर्जी साहब जो है कि शहीद हुए हैं वो कश्मीर तो हमारा है ना, वहां पे कैसे दो निशान, दो विधान, दो संविधान चलेगा। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और आप देख रहे हैं कि धारा 370 जब से हटा है और 35 से जब से हटा है तब से वहां पे लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना वो घर करती जा रही है और लोगों को लग रहा है कि अब हम देश में सुरक्षित है। जहां पे पहले का जो रिमोट कंट्रोल था वो अलगाववादियों के हाथ में था कि जब चाहते थे तब जम्मू कश्मीर को बंद करवा देते थे, जब चाहते थे खुलवा देते थे और उसके आका कराची में बैठते थे, कराची से डील किया जाता था। और जो यहाँ की सरकारें थी 2014 के पहले या जब देश जब से आजाद हुआ तब से जो जिसकी सरकारें थी, ये कांग्रेस की सरकारें थी, तो वो क्या करते थे, बस उनका एक एक्शन होता था, बातचीत करेंगे। वो भी किससे करते थे? अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत करते थे, फोटो सेशन कराते थे, चाय पीते थे और पिलाते थे और बिरयानी खिलाते थे। और उसके बाद फिर बहुत आगे बढ़ते थे 2 कदम तो कहते थे अब पाकिस्तान से बात कर लेते थे। तो उनका ये रहा है कि जो जिस काम को आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने शुरू किया था, कश्मीर समस्या, उन्हीं की तो देन है ना। उस मामले को जब सीज फायर के समय वो उठा करके यूएनओ में ले गए उस मामले को, तो ये लोगों को जो लाग लपेट करते थे कि पूरी तरीके से तुष्टीकरण की जो राजनीति वहां पे बिसात बिछाई जाती थी और कश्मीर को देश से अलग समझा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब से जनसंघ था तब से वो स्टैंड क्लियर है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, था और रहेगा। अब उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं आलोक जी, और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। अभी आपने देखा कि हमारे गृह मंत्री जी गए थे वहां पे, उन्होंने कहा कि ये जो आतंकवादी है ना उनको इतना जमीन के अंदर गाड़ देंगे कि दोबारा फिर वो निकलने का काम नहीं करेंगे। उनके साथ बिल्कुल सख्ती से हम निपट रहे हैं। नहीं, देखिए आपको भी आलोक जी मालूम है जम्मू कश्मीर की समस्या कि जो अगर बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है ना तो उसको पाटने में थोड़ा वक्त लगता है। और आप देख रहे हैं कि घटनाएं पहले क्या था, पहले पत्थरबाजों को आप देखते हैं क्या, घटनाएं आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से बिल्कुल जो है कि वहां पे शांति स्थापित, लेकिन हम 90% जो है सफलता वहां पे हासिल कर लिए है शांति व्यवस्था स्थापित करने में। और जो कुछ बचा है ना, जो ये जिसके साथ जो समय समय पे एक फन उठाते हैं ना, उनको भी कुचलने का काम किया जा रहा है। तो आप देखिए जो पत्थरबाज थे आज आपको दिखाई पड़ते हैं क्या, जो कहते थे कि हम जब चाहेंगे तब कश्मीर और जम्मू जो है कि खुलेगा, जब चाहेंगे बंद हो जाएगा, और कश्मीर कराची से जो है तो रिमोट कंट्रोल से डील होता था। आज आप देख रहे हैं क्या, वो जो भी अलगाववादी लोग हैं या तो जेल की सलाखों के अंदर है या तो शांति के साथ वो बैठे हुए हैं। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, आपके पास आऊंगा। अजय जी, राजेश जी की बातों में कितनी दम है? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, आप जा भी चुके हैं, कई बार कवर भी किया है आपने जम्मू कश्मीर के चुनावों को। और एक सवाल मैं उस पर और भी जोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती रही है, अगर किसी विदेशी हस्तक्षेप की गूंज भी जरा सी सुनाई दी तो हमारी केंद्र सरकार जमकर फटकार लगाती थी कि ये हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन आज इस द्वितीय चरण में 20 देशों के डेलीगेट्स वहां पर दौरे कर रहे हैं, जो ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो एक कमेंट्स देंगे कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। तो क्या ये आंतरिक मामलों में दखल नहीं है? अजय जी, दोनों चीजों पे आप बोलेंगे। मुझे लगता है कि भारत में पहली बार यह स्थिति हो रही है जम्मू कश्मीर में। याद करिए जब पहला चुनाव हुआ था, जब पहले तो हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जो भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं था। वो अपने स्वतंत्र राज्य की मांग ही रख रहा था
और किसी पर कोई बाध्यता नहीं थी कि वो किसी राज्य का हिस्सा बने, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या भारत का हिस्सा बने। पाकिस्तान ने उसको समर्थन दे दिया था और उसका झुकाव पाकिस्तान के साथ हो गया था। ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब के पिता जो थे शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ये इसमें एक अहम भूमिका अदा की और उसका नतीजा हुआ। और उधर क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना जो है कबीलियों के भेष में श्रीनगर तक घुस आई थी। उस स्थिति में राजा मजबूर हुआ हरि सिंह और दिल्ली आया और पंडित नेहरू से कहा कि अच्छा, तो पंडित नेहरू उनका मदद तब करेंगे जब आप भारत में मिलने को तैयार होंगे, आप पहले वो साइन करो तब करेंगे। तो यह दबाव डाला गया, तब सिग्नेचर हुए थे। लेकिन उनमें ही शर्तों में शामिल था कि जम्मू कश्मीर को एक इस तरह का जो है स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जिन देशों को आप राज्यों को आप शामिल करते हैं इस तरह से, तो कूटनीति में आपको सुनना पड़ता है, उनकी बातें भी थोड़ी बहुत माननी पड़ती है। तो अनुच्छेद 370 इसी का हिस्सा था। और मुझे लगता है नॉलेज नहीं है श्रीवास्तव जी को कि आज भी भारत के अंदर एक राज्य एक देश एक विधान नहीं है। अनुच्छेद 371 जो है उसमें 71A में नागालैंड है, 71B में असम है, 71C में मिजोरम है, 71 जो है F है उसमें सिक्किम है। इसी तरीके से राज्यों की स्थिति है। तो जो उपबंध उन्हें दिए गए हैं वो कहीं पर एक देश एक विधान जैसे नहीं है। तो पहली बात तो यह कहना मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। दूसरी चीज, जब अनुच्छेद 370 लागू हुआ तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने खुद उसकी अनुशंसा की है और उसके पक्ष में बोला है। यह संविधान सभा के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो पहली बात तो यह है कि इस तरह की बातें बाद में अपनी राजनीति साधने के लिए कोई क्या करता है क्या बोलता है वो अलग विषय है, लेकिन सत्यता ये है पहली बात जी। ठीक है, दूसरी चीज, कश्मीर समस्या जो है निश्चित रूप से आरएसएस बीजेपी की देन है, क्योंकि जब देश की आजादी के पहले की स्थिति थी, यदि याद करिए तो हिंदू महासभा आरएसएस मिल करके मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार चलाते थे और इन्हीं दोनों ने मिल के प्रस्ताव पारित किया था कि भारत को 2 हिस्से में बांट देना चाहिए। तो यह प्रस्ताव इनके थे, किसी और के नहीं थे। तो देश को बांटा, यह हुआ। और आज स्थिति यह है, जब चुनाव हो रहा है तो जब भारत सरकार ने कभी इन 75 सालों में स्थिति यह हिम्मत नहीं होने दी विदेशी डेलीगेट की कि वो आकर के भारत के अंदर हमारी चुनाव प्रक्रिया में निगरानी करे, तो इससे बड़ी और दखलंदाजी क्या हो। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान का आईएसआई घुस करके 3 दिन हमारे देश के सामरिक महत्व के सबसे बड़े पठानकोट एयरबेस पर 3 दिन कब्जा रखता है, हमारी सारी सूचनाएं ले जाता है। यह होता है भारत के इतिहास में पहली बार। पुलवामा जैसे घटनाएं होती, आतंकी हमले होते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार। शांति काल में इतने आतंकी हमले होते हैं इतने कम पीरियड में, यह इतिहास है। और भारत के इतिहास में 1947 से लेकर 2014 तक शांति काल में जितने सैनिक मरे उससे 3 गुना ज्यादा सैनिक सिर्फ 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन में मरे हैं। दूसरी चीज, शांति काल में इतने कश्मीरी पंडित हो या नागरिक हो भारत के कभी नहीं मरे जितने सिर्फ इन 10 सालों में मर गए हैं। तो यह अपने आप में उदाहरण है कि न शांति है न कुछ है। आज यह वोटिंग क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों ने देख लिया इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार रही है, वैध तरीके से अवैध तरीके से, और उस सरकार के दौरान उन्होंने पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं सारी संस्थाओं सब पे ऐसा कब्जा किया है तो उसे उखाड़ने के नाम पर वोट हो रहा है। तो यह अपने आप में इसका उदाहरण है। जी बिल्कुल। संदीप जी,
आप थोड़ा देर से जुड़े हैं इसलिए आपका भी स्वागत कर लूं। सो आपका और शैलेंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप भाई, आपने अजय जी की पूरी बात सुनी होगी और आप बहुत मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे क्योंकि आपके पक्ष की बातें हो रही थी। आपकी पार्टी और आपका गठबंधन वहां पर क्या कर रहा है, कितना मजबूत? नहीं, पहली बात तो आलोक जी, हमारे पक्ष की बात नहीं हो रही थी। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अंधों में काना राजा है। इसलिए कि जब कोई किसी को इतिहास नहीं पता होता, इसलिए कि हर कोई व्यक्ति जितनी जानकारी अभी अजय जी ने कहा सबको नहीं होती है, उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना ज्ञान दिया। सच्चाई ये है कि अभी जो अजय जी ने बात कही, जब अंग्रेजों के द्वारा इस देश का बंटवारा हुआ तो उस समय 2 शर्तें रखी गई कि आप या तो पाकिस्तान में, 3 शर्तें रखी गई। किसी भी जो भी राज्य थे और उस समय अलग अलग जितने भी जो है क्षेत्र थे, जितने भी रियासतें थी, उनका अलग झंडा, अलग निशान और अलग विधान हुआ करता था। तो आज अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के अभी जो एक जो है प्रवक्ता, नेता, जो भी समझिए, वो एक कह रहे थे कि हम एक देश एक में, अरे भैया 565 रियासत से देश बना हुआ है, 565 झंडों को एक करके बना हुआ है। यहाँ गाना गाओगे, तानाशाही करोगे, बर्दाश्त करेंगे लोग, उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरीके से अभी बात अजय जी ने कही 370 की बात, 370 हर बार कहता हूं कि आज भी है। अमित शाह ने स्वयं बोला है सदन में, भले वो उसके ताकत को समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन 70 आज भी है। 71 की बात अगर आप करते हैं तो गुजरात में भाई जाएं, राजेश सिंह जाएं, किसानी के लिए गुजरात में जमीन खरीद कर दिखाएं मुझे, तो मैं मान लूंगा कि ये सब जगह के लिए उत्तर गुजरात का व्यक्ति हमारे यहाँ किसानी के लिए जमीन खरीद सकता है, तो संदीप त्रिपाठी और राजेश सिंह गुजरात में जाकर क्यों नहीं खरीद सकते हैं? कभी पढ़ा है इसके बारे में? कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है? बस आके भाजपा के लोग तिटियाना शुरू कर देते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम हो सके, जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो सके, वहां पर ये बात करते हैं। और एक बात और मैं महत्वपूर्ण करूंगा जम्मू और कश्मीर के संबंध में। भारत में बहुत सारी अजय जी ने बात बताई कि भारत में पहली बार हुआ। उसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं कि ये भारत में ये पहली बार हुआ है कि किसी राज्य, जो राज्य रहा हो, उसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया हो, उसके राज्य का जो है तगमा छीन लिया गया हो, उसके अधिकार छीन लिए हो। दिया कुछ नहीं है, छीनने वाले लोग हैं। ये हमें समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती नहीं है, लेती है। आपके नागरिक अधिकार छीन लेगी, आपके जो आपकी बौद्धिक क्षमता है उसको इस तरीके से खाने की कोशिश करेगी। भाई आप लोग अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आपके जनक हैं, आप उनको मानते हो कि हमारे आइडिया हैं, वो तो मुस्लिम लीग के साथ जो है सरकार में रहे, जैसे बताया अजय जी ने, और आप यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम करते हो। अमित शाह जी की भी बात कर रहे थे, तड़ीपार महाराज जी की, तड़ीपार महाराज जी जाकर ईद और मुहर्रम पर वहां पर जम्मू कश्मीर में सिलेंडर देने की बात करते हैं, तो भाई ये होली दिवाली क्यों भूल गए आप? ऐड कर लेते कि होली दिवाली ईद मुहर्रम, मतलब आप सुविधा के अनुसार, इससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्या होगी? एक और उसमें आलोक ऐड कर देता हूँ, तिरुपति माला में पूरे देश को इन भाजपाइयों ने और उनके एक मित्र जगन मोहन रेड्डी ने मिलकर जो है जिस तरीके से एलिगेशन इन्हीं के एक साथी ने लगाया कि जो है उस लड्डू में भी जो है मांस का तेल, जो है जानवरों का तेल मिला हुआ था, तो आपने अयोध्या में भी आकर 1 लाख लड्डू बांटे। जब जो है नया संसद बना वहां पर आपने बांटा। तो ऐसे लोग आज तक मोदी जी उस पर एक सवाल नहीं खड़े करते, एक शब्द नहीं बोलते। योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, एक जवान से शब्द नहीं पूछता, क्यों भाई? ठीक है। राजेश भाई आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूं। शैलेंद्र जी, भारत से सरकार का हमेशा स्टैंड रहा, जैसा कि अभी हम लोग अजय शुक्ला जी से चर्चा भी कर रहे थे, कि विदेशी हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मामले पर आज जम्मू कश्मीर में जब द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा है, तो केंद्र सरकार ने 20 देशों के डेलीगेट्स बुला रखे हैं और उनको वहां घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि शांति के साथ हम चुनाव करा रहे हैं। तो इसको मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये विदेशी हस्तक्षेप नहीं है? नहीं, ये इसको विदेशी हस्तक्षेप के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको हमारे डेमोक्रेसी के डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर लेना चाहिए। जब किसी ऐसे एरिया में जहां पर इस तरह के कयास लगाए जाते हों या इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लग सकता हो
कि वहाँ पर तानाशाही है, जबरदस्ती चुनाव के नाम पर वहाँ पर केवल रस्म अदायगी हो रही है। इस तरह का जहाँ आरोप प्रत्यारोप लगने की आशंका होती है, उसको निर्मूल साबित करने के लिए हाथ कंगन को आसी क्या, इस कहावत के तहत ये किया जाता है। और निश्चित रूप से मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को यह बिल्कुल एहसास होगा, वो आश्वस्त होंगे कि वहाँ पर इस तरह की कोई बातचीत सामने नहीं आएगी जो इनके इमेज या डेमोक्रेसी के लिए नेगेटिव का मैसेज देगी। ऐसा में इन्होंने ही जानबूझ करके स्पॉन्सर भी किया होगा, इन्होंने खुद फैसिलिटेट किया होगा कि आइए इसी बहाने, ताकि हम कल को विश्व की राजनीति में या यूएनओ में यह बात रख सकें कि महोदय जिस क्षेत्र पर ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं या उठाने की कोशिश करते रहे, विशेषकर पाकिस्तान, तो देखिए इन 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उनके सामने हुआ है। वहाँ की जनता, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ की जनता ही नहीं जुड़ना चाहती भारत के साथ, तो देखिए उन्होंने हमारी चुनाव प्रक्रिया में बाकायदा पार्टिसिपेट किया है। एक बात और बता दें, आश्चर्यजनक रूप से जो वोटिंग का परसेंटेज बहुत हाई है, वो यूं ही नहीं है, उसके पीछे अंदर खाने में कोशिश की गई है, ताकि एक तरफ विदेशी जो टीम आ रही है वो वहां पर इसकी चश्मदीद गवाह बने, और दूसरी यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हाई कराओ, जीते कोई भी। प्रधानमंत्री जी का भी यही अभी मैसेज था कि कोई भी जीते, हम सबको अभिनंदन सबका करते हैं, युवा साथियों का जो पहली बार कर रहे हैं। मेन सभी का कहना है कि वोटिंग ज्यादा हो, उसे एक पर्पज साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर का जो भाग भारत के पास है वो इस देश का अभिन्न अंग है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। वहाँ की जनता भी भारत के साथ ही रहना पसंद करती है, यहाँ के नियम कानून को मानती है। धारा 370 को हटाए जाने को, उसके जिन प्रावधानों को हटाने की बात थी, उसके प्रति भी उसका कोई विरोध नहीं है। ये हमारा आंतरिक मामला है। ये 20 देशों के लोग भी आए थे, उनके सामने ये चीजें हुई हैं, तो कृपया आप लोग भी हमारा सहयोग करें ताकि हम अपने देश में अच्छे से डेमोक्रेटिक सिस्टम को बना सके, चला सके। ठीक है तो इसको इस रूप में देखना है। ठीक है संदीप जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में ही लेकिन खत्म करिएगा, चूंकि हमें राजेश जी से भी बात करनी है, राजेश जी से भी एक सवाल लेना है। लेकिन संदीप जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए, जवाब दे दीजिए शैलेंद्र जी को जो आप जिसके लिए आप बोलना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो विदेश के प्रतिनिधियों को आकर हमारे यहाँ जो है सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं थी। और एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से शैलेंद्र जी ये कह रहे थे कि हालात अब वहाँ पर सामान्य नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो भी आतंकवाद या इस तरीके की गतिविधियां स्टार्ट हुई हैं वो 1990 के बाद हुई है साहब। उसके पहले वहाँ पर जैसे हम लोग रहते थे, स्थितियां नॉर्मल थी। सिर्फ जो है ये कह देना कि अब ये सारी चीजें हुई है, ये हुआ क्यों, हम इस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर सकते हैं कि जिस तरीके से जो है भारत में भारतीय जनता पार्टी ने एक धार्मिक उन्माद की राजनीति को फैलाया, चाहे वो अयोध्या में हो, रथ यात्रा निकली, हिंदू मुस्लिम का जो है स्टार्ट हुआ, उसका इफेक्ट कश्मीर में हुआ और उसकी वजह से वहां पर आतंकवाद या इस तरीके की गतिविधियां शुरू हुई। ये फैक्ट है, जैसे अजय शुक्ला जी ने कहा, ये सच नहीं है कि 1990 के पहले सभी किसी से पूछेंगे तो सब बताएंगे कि 36 साल पहले वहां पर स्थितियां सामान्य थी। तो ये कह देना कि वहां ठीक संदीप भाई आपके पास आऊंगा। राजेश जी 10 साल बाद आपकी पार्टी जेके में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का सामना करने जा रही, अनुच्छेद 370 हटने के बाद, बदली तस्वीरों के बाद बीजेपी अपने आप को कहां खड़ा पाती है? क्योंकि सवाल इसलिए बनता है कि बहुत जगह आपने अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे। नहीं, देखिए आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए आलोक जी, मुझे टोकिएगा नहीं, अभी संदीप जी और आपके अजय शुक्ला जी बहुत लंबी बात कर रहे थे। इनको इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञान है, ये बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इनको पूरी नॉलेज है। हमको थोड़ा सा 5 मिनट बात करने दीजिएगा। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आलोक जी कि है, देखिए फिर बोले इनको चुप कराना ये आपका ये कार्य है। संदीप जी लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला था। संदीप जी आपकी चैनल से हटाइए। अरे बात तो कंप्लीट करने दीजिए, राजेश जी को अपनी बात तो शुरू करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा।
ये जो राहुल संदीप गांधी जी के जो चमचे संदीप जी, ये चपाटे हैं, संदीप राहुल गांधी की तरह जाके वन बाय वन नहीं तो बात ही समझ में नहीं आएगी। बात ही ठीक है राजेश जी, आप कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूँ आलोक जी, देखिए कि उस समय 3 बातें थी। एक तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद का जो रियासत था भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि हम स्वतंत्र मुल्क के रूप में रहे। हमने सरदार पटेल जी ने, जिनको हम लोग पुरुष कहते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद को अपने आप में मिला लिया। और भारत की ये ताकत थी, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर की तरह, वो भी चाहते थे कि हम स्वतंत्र रूप से रहें। और जब जम्मू कश्मीर को हमने मिलाया और जब सीज फायर हुआ, तो वो कौन व्यक्ति था जो लॉर्ड माउंटबेटन के चक्कर में, लेडी माउंटबेटन के चक्कर में यूएनओ में मामला कर गया? ये संदीप त्रिपाठी को मालूम है इतिहास? ये सब ये अलगाववादी लोगों का समर्थन करने वाले, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये बात करेंगे जम्मू कश्मीर और देश की? अरे आप लोग गद्दार आदमी, देश को तोड़ने वाले आदमी, और गद्दारों की पार्टी, ये अंग्रेजों की पार्टी ये बात करेगी भारत और जम्मू कश्मीर की? है? आपने देश को बांटा, आपने जम्मू कश्मीर को बांटा, जिसका कारण ये रहा कि पीओके आज पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके भी हमारे कब्जे में होता है आलोक जी, इनको मालूम है इतिहास? ये जो 2 लोग बैठ के इतिहास की बात कर रहे थे, ये बताइए लेडी माउंटबेटन के चक्कर में कौन यूएनओ में मामला लेके गया था? उस समय क्या पर्पस था यूएनओ में ले जाने का? ये तो नेहरू जी की जेल थे ना। तो ये लोग अयास आदमी, अयासी करने वाले लोग, इनको समझ में आता है इतिहास भूगोल की बात करते हैं? इनको न इतिहास का ज्ञान है न भूगोल का ज्ञान है। ये बात करते हैं देश की। अरे आप लोग देश विरोधी हो। शब्द मर्यादित रखिए राजेश जी, शब्द मर्यादित रखिए। बांटने वाले लोग हो आप लोग, गद्दार हो इस देश के। मैं राजेश जी शब्द मर्यादित रखिए। अरे गद्दार इस देश की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे। गद्दार जैसे लोग, गद्दारों की पार्टी, अंग्रेजों की पार्टी, ये अंग्रेजों की पार्टी ये बात करेगी। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए राजेश जी, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। कश्मीर को आपने जहन्नुम बना दिया था, आज जो जन्नत बनने जा रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने किया, मुखर्जी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया। अरे आप लोग तो गद्दार आदमी हो। देश तोड़ने का काम आपने किया है राजेश जी। शब्दों की मर्यादा क्या है? अनपार्लियामेंट्री शब्दों की मर्यादा ठीक अपनी बात कहिए और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। अब आप सुनिए, अब आलोक सुनिए मैं जो कहने जा रहा हूँ। अभी आपने जो बात किया कि वहां से जो डेलीगेट आया है, इसलिए आया आलोक जी, शांत करिए इनको। मैं जानता था कि ये उबाल आएगा, जहां सच्चाई बोलो सारा इतिहास का फेल हो जाए। जैसे ही इतिहास की बात, इतिहास इनका फेल तो आप लोग देश को आपने बांटा प्रधानमंत्री बनने के लिए, माउंटबेटन के चक्कर और बात कर रहे हैं आपने अपने अयासी के लिए इस देश को बांटा। शब्दों की मर्यादा राजेश जी, शब्दों की मर्यादा ध्यान रखिए। देखिए इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ आलोक जी, बिल्कुल मैं शब्दों की मर्यादा, सामने से भी आप बोल रहे, आप सामने वाले को भी बोलिए कि वो भी बिल्कुल शब्दों की मर्यादा में बात करेंगे जी। बिल्कुल सभी को शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सभी को क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। शब्दों की मर्यादा का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। राजेश जी अपनी बात जल्दी से खत्म करिए, उसके बाद अजय शुक्ला जी के पास चलेंगे। हाँ आलोक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डेलीगेट इसलिए बुलाया गया ना, जब लोग जाकर के विदेशों में हमारे देश के मान सम्मान को अपमानित करने का काम करेंगे, कहेंगे कि कश्मीर में बिल्कुल शांति नहीं है, देश में बिल्कुल अशांति है, तो उनको बुलाया जाता है कि देखिए अगर अशांति है तो इतना परसेंटेज कैसे वोटिंग की हो रही है, इतने लोग कैसे घरों से निकल रहे हैं। इसके पहले भी निकलते थे क्या? 2014 के पहले भी कई बार चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में ना आलोक जी, कभी इतनी वोटिंग होती थी क्या? आज वोटिंग क्या बता रहा है आपको? आज लोग ये समझ रहे हैं ना कि देश में सुरक्षा की भावना, बिना बुलेट प्रूफ के गृह मंत्री जा रहे हैं, राहुल जी स्वयं जाकर के वहां पे लंबी लंबी बातें और भाषण कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? वो इसलिए संभव हुआ कि आज आदरणीय मोदी जी ने वो माहौल बनाने का काम किया है। आज मोदी की सरकार ने धारा 370 हटा करके, और जब बात पर के पाकिस्तान को शामिल किया जाता था कि कश्मीर के लिए हमको पाकिस्तान से बात करना पड़ता था, हमारी ये कुवत थी कि हम अपने देश के एक स्टेट के लिए हम पाकिस्तान से बात करेंगे, उसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में होता था लोग जी। आज ऐसा नहीं है, आज जो हम चाहते हैं वो होता है।
हम जो जम्मू कश्मीर में चाह रहे हैं वो होता है। आज जो देश का नागरिक चाहता है वो होता है। आज पूरे देश की जनता जानती है कि कश्मीर हमारे देश की आत्मा है, हमारे देश का अभिन्न अंग है और वो हमेशा रहेगा। कांग्रेस कितना भी कहे कि हम सरकार में वापस आएंगे, उसके लोग क्या कर रहे हैं, जो उसके गठबंधन के लोग हैं कि जैसे भी मैं सत्ता में आऊंगा 370 हटा दूंगा, 35 से हटा दूंगा। तो वहां पे आरक्षण का क्या होगा? दलितों आदिवासियों को अब तक आरक्षण नहीं मिला, केवल 3 पार्टियों का शासन वहां पे, वो लोग राज करते थे, दलितों आदिवासियों और ओबीसी का हक मारने का काम करते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको हक देने का काम किया। ठीक है राजेश जी, दलित को आदिवासियों को आरक्षण मिलने का काम किया। राजेश जी ठीक राजेश जी आपके पास आऊंगा। अजय जी से एक सवाल ले लेता हूं, संदीप भाई फिर आपके पास आता हूं। अजय जी से एक सवाल ले लेता हूं। अजय जी, बार बार ये दावा किया जाता है और अभी राजेश जी का भी यही दावा है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थितियां अनुकूल हुई हैं, भारत के पक्ष में हुई हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, वहां पर आप जाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, चूंकि आप ग्राउंड लेवल पर वहां पर पत्रकारिता कर चुके हैं, इसलिए आपसे यह सवाल बनता है। देखिए द्विवेदी जी, मुझे सबसे पहले तो इसका जवाब देना है कि किसी को गद्दार और उसका सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं है। और यदि इन्हें लगता है कि कोई गद्दार है तो सरकार इनकी है, इनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। राजेश जी, तो मुझे लगता है यह हिम्मत नहीं है। पहली बात, गद्दारी किसने की यह जानना बेहद जरूरी है। तो गद्दारी का इतिहास यदि मैं नहीं ऐसी बातें कभी करता क्योंकि ये मेरी गरिमा के अनुकूल नहीं था, लेकिन चूंकि कहा गया है इसलिए बोल रहा हूँ। गद्दारी का इतिहास कि किस तरीके से आरएसएस सावरकर ने गद्दारी करके हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको मरवाया, किस तरीके से गद्दारी करके भगत सिंह के खिलाफ गवाही आरएसएस के लोगों ने दी, किस तरीके से गद्दारी करके आरएसएस के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की हत्या करवाई, किस तरीके से गद्दारी करके इन लोगों ने तमाम मुखबिरी कर करके क्रांतिकारियों और सबको गिरफ्तार करवाया, किस तरीके से लिखित तौर पे आधा दर्जन बार सावरकर ने लिखित तौर पे माफीनामे दिए, और किस तरीके से सावरकर ने सबसे पहले 1937 में जब लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग और ये साथ थे, तब वो पास करते हैं कि अलग राष्ट्र चाहिए, वो पास करते हैं नागपुर में अलग राष्ट्र चाहिए, तो देश की बंटवारे का काम शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं में पास करते हैं, और इसके बाद में कश्मीर की समस्या पैदा करते हैं। रही बात कि देश आजादी के बाद, तो देश आजादी के बाद में कश्मीर इतने बेहतर तरीके से चला। और रही बात की पाकिस्तान से इसको लेके चर्चा, तो पाकिस्तान जा करके चर्चा करने का काम नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने, किसी ने नहीं किया था। वहां जाके बिरयानी खाना, वहां उनकी अम्मा के लिए साल ले जाना, उनके चरणों में पड़ जाना, ये सारे काम नरेंद्र मोदी ने किए। इसके अलावा जो जितने बार घुसपैठ अभी हुई और जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं, उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी, इसमें हुए। 1990 के पहले वहां आतंकवाद नहीं था। 1990 में कब आतंकवाद आया? जब भाजपा के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बनी। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने, और उसके बाद में जो हुआ, कश्मीरी पंडितों से लेकर सब पर जो अत्याचार हुआ, उन्हें बाहर फेंका गया। भारतीय जनता पार्टी का नेता जगमोहन वहां का गवर्नर बनाया गया। तारीख थी 18 जनवरी 1990। अब आप एक चीज समझिए, ये सारी अशांति पैदा करने का काम किसके समय में हुआ? एक चीज, चलिए छोड़िए, अब मैं आता हूं इस पर। आज की डेट पे आज जो बात कर रहे हैं, 40,000 वहां का युवा जेलों में है। वहां पर पहले से 4 गुना ज्यादा मिलिट्री लगी हुई है, और जिस तरीके से किया है वहां लोकतंत्र सिर्फ संगीनों के साए में है। ऐसी स्थिति में वहां की जनता यह वोटिंग जवाब देने के लिए कर रही है। और रही बात कि वहां कोई जा नहीं पाता था, पंडित नेहरू गए, श्रीमती गांधी गई, राजीव गांधी गए, राहुल गांधी गए, मनमोहन सिंह गए, कौन नहीं गया? और इनके लोग
तो जब जाते हैं, आप पढ़ लीजिए अखबारों की खबरें, जब नरेंद्र मोदी जाते हैं या अमित शाह जाते हैं तो किस तरीके से एक प्रकार से कर्फ्यू लगा दिया जाता है और कैसे कैसे कितनी सुरक्षा बढ़ाई जाती है, यह इन्हीं के रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। तो मैं यह बता रहा हूं, इस तरह के झूठ बोलने की बजाय यह कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, सुधार कर रहे हैं, हमें ये स्वीकार्य है, लेकिन झूठ बोलना, दूसरे पर दोषारोपण करना वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने अंग्रेजों को लिख के चिट्ठी दी कि आप भारत छोड़ के मत जाइए, जी, वो लोग आज ये कहते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, ठीक है, गद्दार दूसरे को गद्दार बताने जी, ठीक है। अजय जी आपके पास आऊंगा। अजय जी, राजेश भाई अगर आप 15 सेकंड में इसका जवाब दे सके तो दे दीजिए, क्योंकि मुझे संदीप जी से सवाल लेना है। राजेश भाई 15 सेकंड समय का ध्यान रखिएगा, 15 से 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिएगा। नहीं, आलोक जी ये बताइए कि अभी कह रहे हैं कि वहां की समस्या मोदी जी की देन है। अभी आपने सुना ना शुक्ला जी को, अजय शुक्ला जी कर रहे हैं मोदी। अरे भाई, मोदी जी कब आए थे? 1947 में आए थे क्या? 1947 में देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे क्या? कि मोदी जी ने पीओके का समस्या आज का है क्या आलोक जी? पीओके का समस्या 2014 के बाद हुआ। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके चैनल में कि पीओके का समस्या मोदी जी ने क्रिएट किया। अरे भाई, आप झूठ बोल रहे हो और कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप चैनल पे बैठ करके इतना झूठ परोस रहे हैं देश को कि पीओके का समस्या, कश्मीर की समस्या मोदी जी की देन है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अरे आप उसको स्वीकार करिए, आप इतिहास को स्वीकार करिए कि पीओके का समस्या, कश्मीर की समस्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी की देन है, कांग्रेस की देन है। इसको स्वीकार करने में आपको शर्म आ रही है क्या? किया था हमने उसको मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आलोक जी देखिए, इनको शांत कराइए, मुझे जवाब देने दीजिए भाई। ठीक है, वन बाई वन मेरी बारे में बोलते हैं। ठीक है। राजेश जी आपके पास आऊंगा। अजय जी आपके पास भी आऊंगा। संदीप जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। संदीप भाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, आतंकवाद, ये ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आप पर भी आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर की सत्ता में काफी लंबे समय तक भागीदार रहे हैं। इन मुद्दों पर यह आरोप लगते रहे कि इन मुद्दों पर आपकी सरकारों ने भी वहां पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए। अब देखिए, आप आलोक जी कह रहे हैं, देखिए कोई भी सरकार हो, मुझे ये नहीं लगता कि इसलिए कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर गया होगा, कश्मीर के व्यक्तियों की, जो निचले तबके का व्यक्ति है उसको छोड़ दीजिए, जो भी वहाँ के मूल निवासी हो, फिर ब्रिटिश हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे मोस्टली कि वहाँ पर बहुत सारे संसाधन और नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि अच्छे दामों पर बिकते हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज की मेन लड़ाई स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी को लेकर के या उस पर कब्जे की हुई। दूसरी बात, अभी देखिए हमारे साथ एक पैनलिस्ट बैठे हैं राजेश सिंह, जो कि मैं उनकी बातों की निंदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने बात की शुरुआत निजी अटैक से की, सभी से पढ़ा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अय्यासी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि 26 अगस्त, में डेट बता दे रहा हूँ उनको, 26 अगस्त 1985 को मौजूदा राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल के हस्बैंड मुफ्तीलाल पटेल ने एक चिट्ठी लिखी है लालकृष्ण आडवाणी। मोदी जी निर्दयी हैं, चरित्रहीन हैं, वो हमारी पत्नी को जबरदस्ती रख लिए। ये संदीप त्रिपाठी नहीं कह रहे, उनके पार्टी के ही एक नेता और आज की मौजूदा राज्यपाल के हस्बैंड 26 अगस्त 1985 को चिट्ठी लिखते हैं। ये मेरे आरोप नहीं है। अब राजेश जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं। राजेश भाई, राजेश जी आपका जवाब जरूर लूंगा। संदीप जी की बात जैसे ही खत्म होगी सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा, उसके बाद शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। ठीक है जी। अब रही बात निजी चरित्र हनन की, अगर आप निजी जीवन की ही बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज अभी अमित मालवीय जी के बारे में सुप्रिया सुलेह जी ने आज तक न्यूज चैनल पर कहा कि उनके बहुत सारे जिस तरीके के वीडियो उपलब्ध है, लेकिन हम किसी के निजी जीवन में नहीं झांकेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद है तो अमित मालवीय अभी तत्कालिक उदाहरण है। शहनवाज हुसैन पर बलात्कार का मुकदमा है, कैलाश विजयवर्गीय पर जो है पश्चिम बंगाल में बलात्कार का मुकदमा है, आपके जो है मौजूदा 10 सांसदों पर महिला उत्पीड़न और महिलाओं पर अत्याचार के मुकदमे हैं। ये जबरदस्ती वाले हैं, प्रेम संबंध तो होना ठीक है,
संदीप से अगर कोई किसी को प्रेम है और किसी को संदीप से प्रेम होता है, दोनों में सहमति है, तब तो ठीक है। लेकिन आप तो जबरदस्ती करने वाले लोग हैं भाई। 90 विधायक आप देश में ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं पर उत्पीड़न या बलात्कार करने की कोशिश या बलात्कार किया है। आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। अरे भाई, आप चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, आप अपना चरित्र क्यों नहीं देखते? अटल बिहारी वाजपेयी राजकौल को अपने साथ खुलेआम रखते थे। हमने कभी सवाल खड़ा किया? आप मजबूरी में ऐसे नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगवा रहे हो, आप अपनी धोती खुद उतरवा रहे हो जबरदस्ती। भाई, राजकौल से उनसे कौन संबंध था? उस आवास में क्यों रहती थी? पहली चीज। दूसरी चीज सर, अब तीसरी चीज सर रिक्वेस्ट है आप बोलेंगे। हाँ ठीक है। नहीं, मैं तो तथ्यों के साथ उदाहरण के साथ कर रहा हूँ। ये सार्वभौमिक तथ्य दुनिया जानती है, देखा है आंखों से। और ये आज अगर मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की पत्नी क्यों नहीं रहती उनके साथ में? ये चरित्रहीनता है या चरित्र होना ये है? भाई तलाक दे देते, वो दूसरी शादी कर लेती, उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आप यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ठीक है, ये संदीप जी ये बातें छोड़िए। वही बात मैंने राजेश जी को भी बोली थी कि राजेश जी को भी इसी बात पर मैंने मना किया था। मर्यादित चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फैक्ट पर संदीप भाई हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल आलोक जी, मैं इस तरीके की भाषा का, मैं इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करता हूँ मजबूरी में। मैंने सिर्फ आईना दिखाने के लिए मैंने शुरुआत में यही बात कही। बिल्कुल इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो आप बात करिए, आप नीतियों पर बात करिए। अगर इतिहास से आप बात करते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ और उसको सम्मिलित कर दिया, ठीक है, गृह मंत्री उस समय वो ही थे। तो क्या कश्मीर के लिए गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गए क्या? मतलब क्या दोगलापन। और मैं बताता हूँ, कश्मीर मामलों के मंत्री तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनको दोष क्यों नहीं देते भाई? अगर एक तरफ आप मंत्री होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं, या हम भी कहते हैं, जो भारत के निर्माता थे, तो कश्मीर के लिए वो कैसे जिम्मेदार होते? 370 बनती है तब नेहरू जी इस देश में नहीं थे, वो विदेशी दौरे पे थे। और आप गाना गाते हो, लोगों को गुमराह करते हो। और कश्मीर की स्थिति थोड़ा सा मैं और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जूनागढ़ या और जो भी रियासतें थी, हैदराबाद, ये सारी रियासतों में शासक तो मुस्लिम थे, लेकिन जनता वहां की जो बहुसंख्यक थी वो हिंदू थी। इसलिए हमें आसानी हुई, बहुत आसानी से उसको एक्वायर कर लिए। और उस समय जो 565 रियासतों को, किसी को हमने रसगुल्ला दिया, किसी को लड्डू दिया, किसी को जलेबी दिया, जो जिस तरीके से माना, क्योंकि उनके पास 3 आसन थे। उस समय हमारा शासन नहीं था, अंग्रेज उस बंटवारे को करा रहे थे, वो अंग्रेज इस सारी प्रक्रिया को। और उसमें यह था कि अगर भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहिए, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं पाकिस्तान में रहिए, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रहिए। उसमें हमारा कैसे दोष भाई, या किसी का कैसे दोष? और उसके बाद अगर हम रियासतों को इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? उस समय तो आपको जनता ने, जिन्होंने आपके काम को देखा था कि आपने अंग्रेजों की दलाली किस तरीके से की थी, आपको कितने 3 बार सांप की केतली की तरह नाम बदलना पड़ा आपको। आप हिंदू महासभा से स्टार्ट होके जनसंघ, जनसंघ से भाजपा, ठीक है, क्या क्या नाम बदलना पड़ा आपको। और कश्मीर के बारे में एक बात मैं कह दूं, आप अगर लोकतंत्र के हितैषी हैं, आप कहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र है, तो आप सर्टिफिकेट किसी विदेशी व्यक्ति से नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट देश के व्यक्ति से लीजिए। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में आपने इतने दिन चुनाव नहीं करा पाते और कहते हैं सब कुछ सामान्य है। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, सर एक बात महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है, तब आप चुनाव कराते हैं। और इवन वहां नहीं, आप चले जाइए मुंबई महानगर पालिका, कितने वर्षों से वहां चुनाव सब पेंडिंग है। ये तो चाहते ही नहीं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, चुनाव हो इस देश में। ये तो चाहते हैं कि 1 नेशन 1 चुनाव 1 व्यक्ति। इस देश में लोकतंत्र तो ये चाहते नहीं, तो चाहते हैं। ठीक संदीप भाई, ठीक है संदीप भाई। राजेश जी, आपको संक्षिप्त जवाब देना होगा, क्योंकि शैलेंद्र जी के पास भी जाना है मुझे। शैलेंद्र जी से भी कई सारे सवाल लेने हैं। आप संदीप जी का आपने बहुत समय दिया। हाँ सही। देखिए आलोक जी, मैं बोलूं क्या? जी बिल्कुल बोलिए, लेकिन संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करिएगा। आलोक जी देखिए, एक पल अंतिम प्रश्न का मैं इनके जवाब देता हूँ संदीप जी के। संदीप जी ने कहा कि ठीक है कि विदेशी आकर के थोड़ी समझौता करेंगे कश्मीर का, पीओके का।
तो ये बताइए कि पीओके को विदेशी समझौता के लिए किसने आमंत्रित किया, यूएनओ में कौन लेकर के गया था मामला का, और उस समय अभी उन्होंने कहा ना यही बात आलोक जी होता कि जब मैं बोलना शुरू सुन लीजिए, सुन लीजिए, के बारे में नहीं पता जो एक संस्था पूरे देशों के सभी देशों को ठीक है, ठीक है, मैं शैलेंद्र जी के पास चलेंगे। शैलेंद्र जी, ठीक है, शैलेंद्र जी, मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद, ठीक है, पहले शैलेंद्र जी के पास चलूंगा, फिर आऊंगा आपके पास। राजेश जी, सबसे ज्यादा आप दोनों को टाइम दे रहा हूं। हम शैलेंद्र जी भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। शैलेंद्र जी से हमें कई सारे सवाल करने, कई बातें उनसे भी पूछनी है। जवाब देने के लिए 10 सेकंड जी, 10 सेकंड टाइम दीजिए मुझे, मैं जवाब दे दूं। देखिए आलोक जी, यूएनओ में मामला मैं लेके नहीं गया, विदेशी को एजेंसी को किसने आमंत्रित किया? ये आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने आमंत्रित किया, और वो भी कब? जब सीज फायर वहां पे हो गया था, पीओके भारत से विलय होने वाला था, तब वो लेकर के गए। क्या मजबूरी रही होगी उनको जो आमंत्रित किया विदेशी संस्था एजेंसी को, यूएनओ को? एक बात। अब दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अरे ये अभी चरित्र पे सवाल उठा रहे थे, इनके तो दोनों जो मुखिया हैं, अरे आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, दोनों फिर लोग उन्हीं सब चीजों में हम लोग उलझ जाते हैं। बेल पे है, जेल से बाहर बेल पे है, उनका ये चरित्र है। और हमारे राहुल जी पे भी लग चुका है छेड़खानी का मामला, इनको नहीं मालूम है, वो भी कोर्ट में जो है बनी हुई है। ठीक, शैलेंद्र जी, मोदी सरकार के, आप खत्म करिए राजेश जी, टाइम हो गया। शैलेंद्र जी के पास चलूंगा। शैलेंद्र जी बड़ी देर से इंतजार भी कर रहे हैं हमसे, हमें बहुत सारे सवाल भी उनसे लेने हैं, ठीक है। शैलेंद्र जी, मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद से अब तक लगातार जिस तरीके से, जिस अंदाज में आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं, वो क्या संकेत देती हैं? जब दिया बुझने को होता है तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। ये वही है आतंकवाद का जो वहाँ पर जो विरोध की राजनीति या जो भी माहौल खराब था, ये उसके अंत होने की तरफ एक संकेत है। ये सही बात है कि वहाँ पर हर 100 मीटर पर सीआरपीएफ के जवान लगे थे। ये भी सत्य है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन ये भी सत्य है कि वहाँ पर आज की डेट में बहुत ही बेहतर माहौल है। मैं किसी के कहने पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं 2 महीने पहले 1 हफ्ते तक वहाँ रहा। श्रीनगर में रात के 12 बजे तक अकेले घूमा, सुबह 6 बजे से अकेले घूमा, हर एरिया में मेन जगह पर गया और यह महसूस किया। मैं अपने मन की बात, जो हमारी फीलिंग है, उसको मैं शेयर करते हुए मैं अपनी मान्यता के आधार पर बात कर रहा हूँ। विरोध हो सकता है, होना चाहिए, और मैं आलोक जी आपको बधाई देता हूँ कि आपका ये जो डिबेट है बहुत ही रोचक और तथ्यपरक है, और जो हमारे पैनलिस्ट साथी हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से तथ्यात्मक बातें एक दूसरे के समक्ष रख रहे हैं। थोड़ा आवेश भी आ जा रहा है, लेकिन बहुत ही रोचकता इसमें बनी है। तो हर चीज के कई रूप हो सकते हैं, कोई चीज कभी 100% कंप्लीट नहीं होता, सत्य भी 100% कभी सत्य नहीं मिलेगा, कभी कोई चीज सफेद नहीं होती, कुछ न कुछ उसमें छींटे रहते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ जो चीज बढ़े, हमें उस पर फोकस करते हुए और सुधार करना है, बजाय इसके कि हम जो निगेटिविटी में, हाँ निगेटिविटी या जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके प्रति सतर्क भी रहे, लेकिन बहुत उसको महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं। विरोध करने के और भी तरीके हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अनावश्यक हाकिया भी मत। आपको अगर सबको साथ लेके चलना है तो आपको अपनी शेखी कम सुधारनी होगी। अगर आप किसी भी तरह का आंदोलन करते हैं तो आप गौर करते हैं कि सबको जोड़ने के लिए हमको सभी की बात और मंथार करनी पड़ती है। उसमें हर तरह के लोग होते हैं, उसमें बहुत से लोगों की बहुत सी शर्तें होती हैं, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण होती है, हमको सबको लेके चलना होता है। हमारा विचार, हमारा सोच, हमारी बातें, हमारा कार्य सब इसी दिशा में होनी चाहिए। देश को एकजुट रखना, शासन व्यवस्था को चलाए रखना, सभी लोगों में सामान्य और अच्छा भाव बनाए रखना है। इसके लिए हमें बड़बोलेपन से थोड़ी मुक्ति पानी चाहिए, कमी रखनी चाहिए, अपने बजाय दूसरों की तारीफ करें। और इसी तरह जो लोग विरोध में है वो बजाय व्यक्तिगत बहुत हर चीज का विरोध करके हतोत्साहित करने की बजाय जहाँ अच्छा हो उसको अच्छा बोलें,
कि हाँ ये वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम हुआ, जहाँ खराब हो उसको उनके सामने तथ्यात्मक तरीके से रखें। जी अच्छा, ठीक। सही बात, एक चीज और करना चाहूंगा कि जैसे अभी बात बात में चारित्रिक रूप से एक दूसरे के पूर्वजों के ऊपर हमला किया गया या वरिष्ठों के ऊपर किया गया, ये ठीक है, ये कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं है, हम आप भी इसी देश इसी दुनिया के हैं। तो जो मानव के साथ जो स्वाभाविक कमियां हो सकती हैं, जो त्रुटियां हो सकती हैं, जो कमजोरियां हो सकती हैं, उससे तक का हमें हर एक को मार्जिन देना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत चरित्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ यदि आप कहीं कीचड़ में आप पत्थर फेंकेंगे तो आप मान चलिए उसी रफ्तार से कई छींटे आपके ऊपर भी पड़ेंगे, तो समझ के बोलिए। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात कही शैलेंद्र जी ने। हम सबको अपने पूर्वजों का ध्यान रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि संसदीय भाषा का ही हम लोग इस्तेमाल करें। वक्त इतना ही इजाज़त देता है, इसलिए अजय जी, संदीप जी, राजेश जी, शैलेंद्र जी, आप चारों का शुक्रिया करूंगा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव भारत के बाकी राज्यों से थोड़ा अलग होता है। यहाँ के चुनाव का असर केवल स्थानीय या प्रदेश स्तर पर नहीं होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर होता है। लिहाजा इस बार का चुनाव जीतने का उत्साह, शांति और उम्मीदों के साथ हो रहा है। वो न केवल जम्मू कश्मीर के जनमत का मूड बता रहा है, बल्कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को भी करारा जवाब दे रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर टीवी 27 न्यूज की विशेष कवरेज जारी रहेगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। We've been waiting for 10 years. First phase went well. कश्मीर में एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है।